के साथ इसका भी विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। खबर तो ये है, राहुल गांधी के खिलाफ सिंधिया ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी में जाने के बाद पहली बार सिंधिया ने राहुल के खिलाफ ऐसे बोल बोले हैं। आखिर क्या है इसके सियासी मायने, इस रिपोर्ट में आप देखिए। राहुल पर सिंधिया का सियासी वार। मोर्चेबंदी कितनी होगी असरदार? बीजेपी में जाने के बाद सिंधिया कांग्रेस को तो घेरते रहे हैं, लेकिन अब तक राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने हमला नहीं बोला था। शायद इसके पीछे पुरानी दोस्ती को वजह माना जा रहा था, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता पर चल रही राजनीति पर सिंधिया ने जब चुप्पी तोड़ी तो न सिर्फ उन्होंने कांग्रेस की रीति नीति पर सवाल उठाए, बल्कि राहुल गांधी पर भी जोरदार हमला बोला। श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है, और जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। राहुल जी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। साधारण तौर पर जो पिछले कई दिनों में हमने दृश्य देखा है, कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है। अगर ये अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं है तो क्या है? कांग्रेस में रहने के दौरान सिंधिया राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे, दोनों को दोस्त भी कहा जाता था। शायद इसीलिए राहुल गांधी के खिलाफ बोले गए सिंधिया के शब्द कांग्रेस को ज्यादा चुभ भी रहे हैं। किसी को आगे नहीं किया है। देश का हर नागरिक इस मामले में स्पष्ट रूप से अपनी बात कह रहा है। सब जानते हैं कि राहुल गांधी को सजा क्यों हुई। उन्होंने कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान पूरे मोदी समुदाय को चोर कहा। उसको लेके एक विधायक जो थे पुण्येश मोदी, उन्होंने सूरत गुजरात की कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया, वहां से उनको सजा हुई। वहां उसके बाद उनकी संसद की सदस्यता चली गई। अब इसको लेके पूरा देश आक्रोशित इस बात को है कि ये राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया, इसके कारण उनको सजा हुई। और नियम सबके लिए, यदि कोई और भी व्यक्ति इस तरह का बयान देता तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होती। देखिए, अब बीजेपी की स्थिति हो गई, वो किसी को भी सामने ले आए। जनता ने मन बना लिया है और इस बार जनता पूरी ताकत से बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए कर्तव्यबद्ध हो गई है। तो जिन लोगों का भी ये कहना है कि लोकतंत्र को की लड़ाई बना दिया, ये लोकतंत्र की ही लड़ाई है। अगर किसी को संसद में नहीं बोलने दिया जाता है, भ्रष्टाचार को उजागर नहीं करने दिया जाता है, जनता की बात नहीं रखनी जाती, तो ये लोकतंत्र का गला घोटना ही तो हुआ। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने राहुल गांधी की सदस्यता मामले को शांत कराने के लिए सिंधिया को उतारा है। इसके पीछे कई कारण हैं। मसलन सिंधिया पहले कांग्रेस में रहे हैं, राहुल गांधी के ज्यादा करीबी रहे हैं, राहुल को अच्छे से जानते भी हैं, कांग्रेस की रीति नीति से वाकिफ हैं। सिंधिया के बोलने से बड़ा मैसेज जाएगा, जानने वाले सवाल उठाएंगे तो बड़ा मैसेज जाएगा। इसीलिए बीजेपी ने सिंधिया को आगे किया है, क्योंकि अब तक राहुल मामले पर बीजेपी के मूल नेता ही बोलते रहे हैं। लेकिन सिंधिया के बोलने से ये संदेश जाएगा कि जब जानने वाले भी सवाल उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के हर आरोपों में दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राहुल गांधी पर आक्रामक है, उसमें सिंधिया
भी एक भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा, कोई अलग तो है नहीं वो, और उनको आगे करने का तात्पर्य ये है कि सिंधिया कांग्रेस में रहे हैं, राहुल गांधी की राजनीति समझते हैं, राहुल गांधी के बेहद करीबी रहे हैं, उन्हें पता है कि वहां किस तरह से राजनीति की जाती है। तो उस सियासत को यदि एक्सपोज करने की आवश्यकता है तो सिंधिया से बेहतर चेहरा कोई नहीं हो सकता। सिंधिया बीजेपी में जरूर गए हैं, लेकिन अभी तक वो मुखर होकर कांग्रेस के खिलाफ कम ही मौकों पर बोलते दिखे हैं, और खासकर राहुल के खिलाफ तो वो बोलने से हर बार परहेज करते रहे हैं। लेकिन इस बार पार्टी के दबाव में सिंधिया को दोस्ती की धूमिल होती लाइन को भी पार करनी पड़ी है। माना ये जा रहा है कि आने वाले समय में सिंधिया राहुल गांधी के खिलाफ लगातार हमले करते रहेंगे ताकि कांग्रेस के आरोपों को कम धार मिल सके। राहुल गांधी की सदस्यता मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही काफी आक्रामक नजर आए, और अब इस लड़ाई में ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री हो गई है। सिंधिया ने पहली बार राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर सिंधिया का इस तरह आक्रामक नजर आना बीजेपी की नई रणनीति को दर्शाता है। तो वहीं कांग्रेस का इस पर कहना है कि बीजेपी जिसे चाहे आगे करे, पर इस बार प्रदेश में उसे सत्ता हासिल नहीं होने वाली। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश। गांधी मामले पर कांग्रेस आक्रामक है। इस मुद्दे पर विपक्ष एकजुट हो गया है। मामला शांत नहीं हुआ तो बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। इसीलिए पुराने साथी से अब हमले कराए जा रहे हैं ताकि राहुल की सदस्यता का मामला किसी तरीके से ठंडा हो सके, और ज्योतिरादित्य सिंधिया से बेहतर राहुल गांधी को कौन जान सकता है। और आज जब उन्होंने एक एक कर हमले करने शुरू हुए तो उसका असर कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी करीब 40 विधायकों का टिकट काट सकती है। कहा जा रहा है कि सर्वे में इन विधायकों की रिपोर्ट ठीक नहीं, लिहाजा पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती। हालांकि ये फैसला लेना उतना आसान भी नहीं है। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बीजेपी में टिकट काटने पर मंथन, खराब रिपोर्ट वालों की बढ़ी धड़कन। चुनाव में करीब 7 महीने का वक्त जरूर बचा है, लेकिन जमीनी आकलन और फीडबैक लेने का काम जोरों पर है। सर्वे से जिताऊ चेहरों की तलाश हो रही है, साथ ही विधायकों के ग्राउंड रियलिटी की भी पड़ताल हो रही है। कहा जा रहा है कि करीब 40 विधायकों की रिपोर्ट खराब है। ऐसे में पार्टी उनका टिकट काट सकती है। हालांकि एक चर्चा ये भी है कि पार्टी ने ऐसे विधायकों को एक मौका दिया है, जिसने उनसे 2 टूक कहा गया है कि अगर 3 महीने बाद भी ऐसी ही स्थिति रही तो चुनाव से वो खुद को बाहर कर लें, यानी उनकी जगह किसी दूसरे को टिकट दिया जाएगा। इस चर्चा से बीजेपी के कई विधायकों की नींद उड़ गई है। सन 2023 में विधानसभा हमारे सामने है। सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत संगठन है, बहुत मजबूत पार्टी है। देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। असंख्य हमारे कार्यकर्ता हैं। निश्चित तौर पर बूथ से लेकर हर स्तर पर हमारे कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ में अपने प्राणपण से लगे हुए हैं। भाजपा की स्थिति मजबूत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी फिर से एक षड्यंत्र के तहत तो ये सर्वे लेकर आई है कि वो मात्र 40 लोगों का ऐसा बता रही है कि वो खतरे में, जबकि हकीकत यह है कि आज पूरे 230 में से मात्र 50 ही ऐसे विधायक होंगे जो जीत के आएंगे। उन्होंने ये फॉर्मूले से लेके आए हैं कि जो सिंधिया जी के साथ जो विधायक आए हैं या जो मंत्री हैं, उनका टिकट किस प्रकार से काटा जाए, और जो संघर्ष चल रहा है आयातित और स्थापित लीडर्स के बीच में, उस संघर्ष में फॉर्मूला कैसे लेके आए कि सिंधिया जी के लोगों के टिकट काटे जाए। दरअसल ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर एंटी इनकम्बेंसी विधायकों के खिलाफ ही रहती है। जनता और कार्यकर्ताओं से दूरी की वजह से विधायकों के खिलाफ नाराजगी रहती है, जिससे चुनाव में उनकी हार होती है और सीधा नुकसान पार्टियों को हो जाता है। इसका खामियाजा पार्टी को 2018 में उठाना पड़ा था। बीजेपी ने 55 विधायकों के टिकट काटे थे। कई और विधायकों की रिपोर्ट खराब थी, लेकिन दबाव के आगे पार्टी को झुकना पड़ा था, जिसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा। इसलिए माना जा रहा है कि करीब 40% विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, ताकि एंटी इनकम्बेंसी को खत्म किया जा सके। भले ही भारतीय जनता पार्टी कड़े निर्णय लेने में सक्षम पार्टी मानी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के मामले में उसकी स्थिति कुछ अलग होती है, क्योंकि ये वो राज्य है जहां पर पार्टी की स्थापना से लोग जुड़े हैं
और प्रदेश के साथ साथ देश की राजनीति में अपना प्रमुख महत्व रखते हैं। ऐसे में भले ही कुछ लीडर्स की या विधायकों की स्थिति खराब हो, उनके टिकट काटना भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। बीजेपी वैसे भी ये फॉर्मूला गुजरात में लागू कर चुकी है, इसका उससे बेहतर रिजल्ट भी मिला था, इसलिए अब इसे मध्य प्रदेश में भी लागू करने की योजना बन रही है। हालांकि इसमें चुनौतियां भी कम नहीं, क्योंकि नए चेहरों को लाने से भीतरघात की भी आशंका है। ऐसे में अगर सभी समीकरणों को ध्यान में रखे बिना नए चेहरे वाला फॉर्मूला आया तो नुकसान भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में कुछ ज्यादा ही चिंता दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह की सर्वे रिपोर्ट आ रही है उसमें कई विधायकों की हारने की आशंका जताई जा रही है। लगभग 40 ऐसे विधायक हैं जिनकी रिपोर्ट नकारात्मक आ रही है और पार्टी इनके टिकट काट सकती है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का संगठन में विवाद और गुटबाजी देखी जा रही है, उससे पार्टी कहीं न कहीं चिंता में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद एक तो उनके समर्थक और बीजेपी का मूल कार्यकर्ता अपने आप में अब आगे बढ़ने की कोशिश में जुटा है और यही वजह भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस के लिए खुशी की बात तो ये है कि कांग्रेस सोच रही है कि भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी ही उसे सत्ता तक ले जाएगी। यानी ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के सामने असंतुष्ट चुनौती बनकर उभरेंगे तो कांग्रेस के सामने भी कौन सा कैंडिडेट किसके सामने लड़ेगा, इसका चयन करना भी बहुत बड़ा काम है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। बीजेपी दावेदारों से गारंटी मांग रही है। 51% वोट की गारंटी देने पर दावेदारी पक्की होगी। दावेदारों के दावों की पड़ताल भी होगी, तब जाकर टिकट मिल पाएगा। वहीं 2023 के चुनाव में छोटे दलों की भूमिका बड़ी हो सकती है। चुनाव से पहले कई छोटे दल एक मंच पर अपनी एकता दिखा रहे हैं। भोपाल के बाद महू में भीम आर्मी अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है, ताकि आदिवासी और एसटी के गठजोड़ को धार मिल सके। एमपी में एक मंच पर आ रहे छोटे दल। एससी एसटी को बनाएंगे अपना संबल। जातीय गठजोड़ की गांठ कितनी मजबूत होगी, ये तो नतीजों के बाद तय होगा। लेकिन छोटे दलों के ताल ठोकने से बड़े सियासी दलों की चिंताएं जरूर बढ़ गई है। भीम आर्मी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और एसपी तीनों एक मंच पर अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में हैं। 12 फरवरी को भीम आर्मी और जयस भोपाल में अपनी ताकत दिखा चुके हैं। अब 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती पर महू में फिर से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि इस मंच पर कुछ बड़े चेहरे भी शिरकत कर सकते हैं। इन छोटे दलों की नजर आदिवासी और एससी वोटरों पर है। इनकी कोशिश है कि प्रदेश में एक नए गठजोड़ को जन्म देकर इन दोनों बड़े वोट बैंक को अपने साथ जोड़ लिया जाए। अगर ये कामयाब हो गए तो बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। हालांकि बड़े दल इन बातों और संभावनाओं को सिरे से खारिज कर रहे हैं। पिछले चुनाव के अंदर कांग्रेस आदिवासी वर्ग को गुमराह करने में कामयाब साबित हो गई थी, लेकिन अब आदिवासी वर्ग सच्चाई को समझ चुका है। पैसा एक्ट हम लाए, उस वर्ग के लिए हित की योजनाएं हम लाए, तमाम काम हमने किया। उनसे जुड़े जितने भी महापुरुष है, चाहे टंट्या भील हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, जनजाति गौरव दिवस से लेके उन रानी कमलापति से लेकर उन महापुरुषों की यादों को चिरस्थायी बनाने का काम हमने किया। आदिवासी वर्ग सच्चाई को जानता है और वो अब किसी छलावे में आने वाला नहीं है। देखिए, अभी जितने भी तीसरा मोर्चा हम कह लें और बाकी जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं, पूरे देश में सबका एक ही उद्देश्य बचा है कि लोकतंत्र को बचाना है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी को हटाना सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता है। और इसमें जितने भी लोग बीजेपी के विरोध में इकट्ठा होते हैं, उससे विपक्षी दल मजबूत होते हैं, विपक्षी मोर्चा मजबूत होता है। मैं ना तीसरा मोर्चा कहूंगा ना चौथा मोर्चा कहूंगा। इसमें अब एक ही मोर्चा बचा है कि किस तरह से बीजेपी को, लोकतंत्र को जो खत्म करने पर तुली है, उसको उखाड़ फेंकना है। अब सवाल है कि आखिर छोटे दलों की रणनीति क्या है। तो चलिए इसका गणित भी आपको बता देते हैं।
मध्य प्रदेश में एससी की आबादी 16% है। 35 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। सामान्य के 19 सीटों पर भी 20% एससी वोटर हैं, यानी करीब 50 सीटों पर ये किंग मेकर है। भीम आर्मी एससी के साथ होने का दावा करती है। भीम आर्मी की नजर प्रदेश की एससी आबादी पर है। इसी तरह जीजीपी का आदिवासियों में जनाधार है। 47 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। 46 सीटों पर जीजीपी का जनाधार माना जाता है। 2018 में 19 सीटों पर जीजीपी को 10,000 से ज्यादा वोट मिले थे। मतलब साफ है कि आदिवासी और एससी अगर साथ आ गए तो करीब 90 सीटों पर घेरेबंदी मजबूत हो जाएगी। और अगर यूपी से लगी सीटों पर भी जातीय समीकरण का असर दिखा तो करीब 100 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। निश्चित तौर पर खड़ी होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी राजनीतिक दल हो, यदि कोई इंडिपेंडेंट भी खड़ा होता है 100-500 वोट ले जाता है तो वो भी अहमियत रखता है। और फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का हमने देखा था कि महाकौशल में उनको नुकसान हुआ। जयेश को जो है कांग्रेस पार्टी को अपने साथ लेना पड़ा। भीम आर्मी अपनी एक कोशिश कर रही है। भीम आर्मी यदि आएगी तो निश्चित तौर पर अनुसूचित जाति वर्ग का जो वोट है वो उसके पास जाएगा, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को समान रूप से नुकसान होगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर 2018 में किसे कितनी सीटें और वोट मिले थे। तो आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी को 109 सीटों के साथ 41% वोट मिले थे। कांग्रेस को 114 सीटों के साथ 40.09% वोट मिले थे। इसी तरह निर्दलियों को 4 सीट के साथ 5.8% वोट मिले थे। तो वहीं बीएसपी को 2 सीटों के साथ 5.0% और जीजीपी को 0 सीट के साथ 1.8% थे। पिछले चुनाव के ट्रेंड कहते हैं कि अधिकतम 18% और न्यूनतम 8% तक वोट मिलते रहे हैं। 2003 में 13% वोटों के साथ अन्य दलों को 13 सीटें मिली थी। 2013 में 8.5% वोट के साथ 4 सीटें मिली थी। इसी तरह 2018 में 18% वोट के साथ 7 सीटें मिली थी। लेकिन ये ट्रेंड तब है जब छोटे दल अलग थलग पड़े थे। अगर ये एक साथ चुनाव तक एकजुट होकर लड़ गए तो सियासी समीकरण बदल भी सकते हैं। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है और इसके पहले मध्य प्रदेश में छोटे छोटे दल सक्रिय हो गए हैं। अगर बात करें 14 अप्रैल की, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर महू में जहां भीम आर्मी जोर शोर के साथ अपना एक कहा जा सकता है कि अस्तित्व मध्य प्रदेश में दिखाने की कोशिश करेगी, तो वहीं गोगंपा, आदिवासी जैसे तमाम जो संगठन हैं वो एक साथ मिलकर मध्य प्रदेश में सक्रियता का परिचय देंगे। ऐसे में देखना होगा कि अगर इन दलों की सक्रियता चुनाव के साल में रही तो कहीं ना कहीं बड़े दलों की मुश्किलें बढ़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि एमपी में 2 दलों में ही टक्कर होती रही है। तीसरे मोर्चे की गुंजाइश नहीं रही। निकाय चुनाव में ट्रेंड बदले हैं, आपकी एंट्री से समीकरण बदले हैं, इसलिए छोटे दल विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोक रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। आलम यह है कि मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो बड़े खतरे का संकेत है। आखिर प्रशासन इसके लिए कितना तैयार है और मरीजों की बढ़ना कितना बड़ा खतरा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना की बढ़ी रफ्तार। खतरे पर स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार? अगर आप कोरोना को खत्म मान लिए हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसा इसलिए क्योंकि रंग बदलने में माहिर कोरोना फिर अपनी तलखी दिखाने लगा है। फिर से मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। चिंता की बात ये है कि जिन राज्यों में कोरोना ज्यादा बढ़ रहा है उनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। आंकड़े बताते हैं कि रोजाना औसत 40 मरीज मिल रहे हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 200 हो चुकी है। बिलासपुर में एक मरीज की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा 55 एक्टिव केस रायपुर में है। ये तो वो आंकड़े हैं जो स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए हैं।
ऐसे भी कई लोग हैं जो घर पर रहकर बिना जांच कराए ही इलाज करा रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। सभी जिलों में मॉनिटरिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर कोरोना से निपटने के लिए क्या तैयारी हो रही है। तो जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट पर कोरोना जांच अनिवार्य किया गया है। मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। ट्रिपल टी के आधार पर काम हो रहा है ताकि संक्रमण का फैलाव न हो सके। अस्पतालों में कोरोना वार्ड को एक्टिव करने के निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सैंपलिंग बढ़ाई जाए। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग वालों की पहचान की जाए ताकि कोरोना को रोका जा सके। विगत 10 से 12 दिनों में कोविड संक्रमण के पॉजिटिव केस बढ़े हैं। रायपुर जिले में कल तक 55 एक्टिव मरीज हैं जो होम आइसोलेशन में हैं और सभी का उपचार चल रहा है। इसके अलावा हम कोविड के लिए टेस्ट बढ़ा चुके हैं। सभी पीएससी सीएससी जिला अस्पताल में टेस्टिंग बढ़ गई है। लक्षण वालों की जांच की जा रही है। साथ ही जो तैयारी है कोविड से के मरीजों के लिए, हमारे पूरे अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन पाइपलाइन सभी सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। हालांकि एक बड़ी चुनौती कोरोना के वेरिएंट का पता लगाने की भी है, क्योंकि दिल्ली में ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। इसके फैलने की रफ्तार बाकी वेरिएंट से ज्यादा है और चूंकि छत्तीसगढ़ में मरीजों के मिलने की रफ्तार ज्यादा है, ऐसे में किसी नए वेरिएंट से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इस वक्त लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड संक्रमण के लिए पहले से ही सामाजिक सुरक्षा के लिए गाइडलाइन है। हमें भीड़ भरे इलाकों में नहीं जाना है और हाई रिस्क वाले मरीजों को मास्क पहनना शुरू कर देना चाहिए कहीं भी सार्वजनिक स्थानों में जाने के बाद। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्वास्थ्य महकमे के लोग हैं जो इस प्रकार की इमरजेंसी या कोविड मरीजों को देखते हैं, उनको भी मास्क पहनना चाहिए। अब बूस्टर वैक्सीनेशन जिन लोगों को लगा है, खासकर स्वास्थ्य महकमे के लोग हैं और कोरोना वॉरियर्स हैं जो प्रशासन में बहुत आगे के हिस्से में काम करते हैं, उनके लिए बूस्टर वैक्सीनेशन लगे 1 साल हो गया है। ये बात सच है कि कोरोना नियमों को लेकर लोग लापरवाह हो गए हैं। नियमों के पालन को लेकर लोग बेपरवाह हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ ही दीजिए, लोगों ने मास्क तक लगाना छोड़ दिया है। अगर लक्षण दिखने पर भी कोई जांच में कोताही कर रहा है तो जानकार इस बात को लेकर आगाह कर रहे हैं कि अगर लक्षण दिखने पर भी जांच में कोताही हुई तो ये जान पर भारी पड़ सकती है। इसके साथ ही ऐसा करने से संक्रमण का फैलाव भी होगा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना संक्रमण विस्तार हो रहा है। इस विस्तार से लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जरूर दावा कर रहा है कि उनकी तैयारियां पूरी हैं। हॉस्पिटल को अलर्ट मोड पर रखा गया है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वे कोविड गाइडलाइन का पालन जरूर करें। ऐसे में एक्सपर्ट भी बताते हैं कि जो बूस्टर डोज हैं वो भी नियमित लगाएं। इसी से आप कोविड से बच सकते हैं। लोगों से हर एक विभाग सिर्फ और सिर्फ यही अपील कर रहा है कि वो कोविड गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि एक बार फिर से अगर वैसी स्थिति बनी जो स्थिति लोगों ने देखी है तो एक बार फिर से बड़ी परेशानी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद दिवंगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि पुराने हॉटस्पॉट ही सक्रिय हो रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर ज्यादा आवाजाही होती है। ऐसे में प्रशासन को इन जगहों पर निगरानी बढ़ानी होगी। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। मध्य प्रदेश में सिर्फ 2013 में ही सत्ता विरोधी लहर का सबसे ज्यादा असर दिखा था। 2003 में, माफ कीजिएगा, सबसे ज्यादा विरोधी लहर का असर दिखा था और जिसकी वजह से सत्ताधारी दल कांग्रेस की हार हुई थी और बीजेपी